हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, जो कि है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको बताया था कि ये जो 2015 में यानी 2015 में जो ये पॉलिसी फॉर्म की गई है, इट इज अ की डॉक्यूमेंट, अ वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड द इंटायर सिनेरियो रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। और इसी के आधार पर हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, जो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट रन करती है, तो वो इसी पॉलिसी में जो बेसिक गाइडलाइंस या बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उन्हीं को आधार बना करके बनाई जाती है। और ये एक की डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे एक पूरा सिस्टम जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए चल रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए चल रहा है। एंड अलोंग विद दिस एंटरप्रेन्योरशिप को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के भी जो तमाम काम हो रहे हैं ऑन वेरियस लेवल्स और बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, वो सब इसी के अंतर्गत हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये जो 2015 की पॉलिसी है, ये बेसिकली 2009 यानी 2009 में जो पॉलिसी बनी है उसको रिप्लेस करके इंट्रोड्यूस हुई है। और इससे पहले 2009 में बनी हुई एक पॉलिसी चल रही थी, लेकिन हाँ, उसमें कुछ चीजें थी जो ऐसा लग रहा था कि उनको और थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसके हिसाब से उसको और मैनेज करने की जरूरत है। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं था, और क्योंकि इस पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत महसूस हुई जस्ट टू एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट को पैदा करने के लिए, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे सेपरेट फोकस करके एक नई पॉलिसी को लाया गया, और जो पुरानी पॉलिसी थी वो इससे रिप्लेस कर दी गई। तो अब एक ही पॉलिसी है जो कि 2015 की है, और पुरानी पॉलिसी के बहुत सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ नए फीचर्स भी इंक्लूडेड, और वो तमाम चीजों को मिलकर के ये पॉलिसी फॉर्मेट बना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो 2015 की पॉलिसी है उसका क्या विजन है। तो सबसे पहले हमने विजन को देखा था। विजन एक ओवरऑल टोटलिटी में जो दृष्टिकोण होता है उसको विजन बोलते हैं, जो कि जनरली लॉन्ग टर्म होता है। और लॉन्ग टर्म के साथ साथ वो सभी पक्षों को समेटते हुए, सभी एस्पेक्ट्स को समेटते हुए एक लॉन्ग टर्म व्यापक जो दृष्टिकोण होता है उसको विजन बोलते हैं। तो मैंने आपको विजन पूरा समझा दिया था कि क्या विजन है और क्या इसका मतलब है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी कि इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर के चल रहे हैं। तो हम लगातार जब से क्लासेस हमने शुरू की है, हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स का दो तरह के ऑब्जेक्टिव हैं प्राइमरीली। और फिर जब हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो वो जाकर के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी एंड जेंडर पैरिटी एंड एवरीथिंग, वो सभी से कनेक्ट हो जाता है। पर मुख्यतः जो ऑन द फेस ऑफ इट जो हमको दिखता है वो दो तरह के ऑब्जेक्टिव दिखते हैं। एक ऑब्जेक्टिव मतलब दो भी क्या है तो एक ही, कि रोजगार जनरेट किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, मेन उद्देश्य तो वही है। और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए दो फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली काम करना पड़ता है। एक है लोगों को स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट करना, उनको ट्रेन्ड लेबर में कन्वर्ट करना, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और इन दोनों फ्रंट्स को हैंड इन हैंड लेकर के चलना पड़ता है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और स्किल्ड वर्कफोर्स भी हो, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिल करके एक ऐसा माहौल बने जिसमें बेरोजगारी दूर हो सके। और फिर जब हम इससे और ऊपर उसको ट्रांसेंड करते हैं तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाता है, जेंडर पैरिटी की तरफ जाता है, और मार्जिनलाइज सेक्शन को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के साथ जाता है, और साथ ही साथ फिर देश के इकोनॉमिक वेल्थ के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, जीडीपी ग्रोथ के साथ और ओवरऑल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। तो वो तमाम चीजें जो है इसमें आकर के जुड़ती है। तो ये हमने देख लिया था ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसको वेरियस फ्रंट्स पे हमने समझ लिया था। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए थे बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क पे। ये जो पॉलिसी है इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सेपरेट पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया गया है बहुत शानदार तरीके से। तो अब हम दोनों के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझेंगे। फिर उसके बाद बजटिंग की क्या व्यवस्था है, कैसे बजटिंग वगैरह की जाएगी, और वो जो चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के सेशन में, जो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉलिसी के पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर। पॉलिसी फ्रेमवर्क पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए देखेंगे, और उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया हुआ है। ठीक है। पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होंगे देश में, का क्या, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट मींस दैट स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होंगे, काम का मतलब ये है कि जो भी स्कीम्स बनाई जाएंगी, प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, या जो भी
अलग अलग फ्रंट पे जो भी सेक्शन मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स खुलेंगे या जो सरकार नीतियां बनाएंगी, उन सभी में यानी जितने भी काम किए जाएंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए, उन सभी को बनाते समय कौन से बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, जिनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी, जिनको ध्यान में रखते हुए स्कीम्स और प्रोग्राम्स और इम्प्लीमेंटेशन की चीजें बनेंगी, तो वो उसको बोलते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क। कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, ये बेसिक चीज है जिसको दिमाग में रखना है। ठीक है, सो द पॉलिसी फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड टू अकम्प्लिश द विजन ऑफ स्किल इंडिया by adhering to the above objectives. The framework outlines 11 major paradigms and enablers to achieve these objectives of skilling India. अब सबसे पहले तो आप ये संख्या याद रखिए कि ये जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसमें कितने पैराडाइम है, तो 11 पैराडाइम, मतलब 11 पॉइंट्स है। पैराडाइम में आप शब्द से मत कंफ्यूज हो कि पैराडाइम क्या चिड़िया है, 11 पॉइंट है जिन पे फोकस करना है, 11 पॉइंट इसके अंदर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप ये जो पॉइंट वाइज देख रहे हो, ये संख्या में 11 है, नंबर में 11 है। तो कई बार ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें कितने पैराडाइम्स है या कितने पॉइंट्स की बात की गई है, तो 11 बिंदुओं की 11 पैराडाइम्स की बात इसमें की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपको जैसे मैंने बता चुका हूं पहले भी कि ये जो पॉलिसी आई थी या जो नई मिनिस्ट्री स्टेब्लिश हुई थी 2015 में, मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डेडिकेटेड सेपरेट मिनिस्ट्री ऑल टुगेदर। और ये जो नई स्कीम आई थी, पुरानी स्कीम को रिप्लेस करके, ये स्किल इंडिया मिशन के एक पार्ट के रूप में आई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया मिशन की या स्किल इंडिया की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया को हमको दुनिया का स्किल कैपिटल की तरह से डेवलप करना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हुई थी कि वी आर इन अ कंडीशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी हैव अ लार्ज चंक ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन व्हिच वी कैन कन्वर्ट इनटू स्किल्ड लेबर, एंड इंडिया कैन और India has the potential to work as the skill capital of the world because we are having young population and we are having the capacity to skill them, train them in various um, disciplines, across disciplines, and so that we can make our country or convert our country in skill into a skill capital to the world, जहां पर हम पूरी दुनिया में, न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी स्किल सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा वर्कफोर्स हमारी चंक ऑफ पॉपुलेशन में से निकल करके आ जाएगा। तो ये जो स्किल इंडिया की बात की गई थी, इसी स्किल इंडिया के तहत फिर नई पॉलिसी बनी, नई मिनिस्ट्री स्टेब्लिश की गई, और फिर वेरियस फ्रंट्स पे अलग अलग स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज के द्वारा काम शुरू हुआ। तो ये उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, और उसी के तहत जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये पैराडाइम्स या पॉइंट्स पे फॉलो करने की बात की गई थी कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हम तभी अचीव कर पाएंगे जब इन बिंदुओं पर, इन पॉइंट्स पर, इन पैराडाइम्स पे काम करेंगे। और स्किलिंग इंडिया हमारा मिशन, मिशन क्या है, स्किलिंग इंडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हम स्किलिंग इंडिया की बात करें तो अब हम बात करते हैं इसमें कि ये कौन कौन से 11 पॉइंट्स है। इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो, मैं एक एक दो दो पॉइंट में इसको समझाता भी चलूंगा, ताकि आप वैसे भी अगर ऑप्शन में कुछ नई चीज हो तो आप एलिमिनेट कर पाओ। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझाते भी चलूंगा, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, आपको नाम से भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। लेकिन साथ ही साथ हम थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, ताकि अगर मान लो कि इन 11 में से कोई पॉइंट आए और या कोई पॉइंट दूसरा आ जाए, तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर पाओ, कि जो इससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा उसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से यूज करके हल कर पाओ। तो पहला पॉइंट है एस्पिरेशन एंड एडवोकेसी। एस्पिरेशन एंड एडवोकेसी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे। देखिए, किसी भी काम को सीखने के लिए या किसी भी दिशा में प्रयास करने से पहले जरूरी है कि आपके अंदर उसके प्रति क्या हो, उस काम को करने की एस्पिरेशन आपके अंदर हो। एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छा। अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझे तो एस्पिरेशन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की जो इच्छा होती है हमारे अंदर, हम बोल सकते हैं कि वो एस्पिरेशन है। एस्पायर कर रहा है आदमी, मतलब इच्छा है उसके अंदर। ठीक है ना। एस्पिरेशन एंड एडवोकेसी का मतलब ये है कि पहले लोगों के अंदर, सरकार के अंदर भी और लोगों के अंदर भी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक तरह की विल पावर होनी चाहिए, तभी हम इस दिशा में आगे काम कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। भाई ग्राउंड पे तो बाद में होगी, पहले उसके प्रति क्या होना चाहिए, एक
विल पावर होना चाहिए, एक ऐसा माहौल बनना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को और सरकार और जनता से जुड़े सभी लोगों के मन में विचार होना चाहिए कि हमारे पास जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन है, एक बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है, उसको हमें स्किल लेबर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो जब तक ये एस्पिरेशन नहीं आएगी ऑन पॉलिटिकल लेवल और साथ ही साथ पॉलिटिकल लेवल के साथ साथ कॉमन पीपल में, कॉमनर्स में, तो पॉलिटिकल लेवल पे भी यानी कि राजनीतिक स्तर पे भी, साथ ही साथ इन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला जो पूरा क्लास है, सर्विस क्लास, उसमें भी और जनसाधारण में भी, कॉमनर्स में भी, जब तक ये एस्पिरेशन नहीं आती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए पहला बिंदु यह है कि एस्पिरेशन और एडवोकेसी पे ध्यान दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट को एक इच्छा के रूप में, एक इच्छा शक्ति के साथ, एक विल पावर के साथ इस दिशा में काम किया जाए। दूसरा, कैपेसिटी। कल भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में बात की थी कि हमको कैपेसिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बिकॉज वी आर हैविंग अ ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन विच इज ट्रिमेंडस इन इटसेल्फ। दुनिया में इतना बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन दुनिया में कहीं भी नहीं है जितना भारत में है, और वो बहुत आउट ऑफ प्रपोर्शन है। 80 करोड़ के आसपास हमारे पास, 70-80 करोड़ लोग जो हैं वो उसमें यंग पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं। अगर 80 नहीं भी तो कम से कम 65-70 करोड़ लोग तो इसमें आ ही जाएंगे। ऐसी कंडीशन में इतने बड़े पॉपुलेशन को स्किल्ड लेबर या ट्रेन्ड लेबर में कन्वर्ट करने के लिए उतने ही बड़े कैलिबर और उतने ही बड़े पोटेंशियल का सिस्टम बनाना अपने आप में एक बहुत ही एम्बिशियस काम है और एक बहुत बड़ा काम है। इसीलिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर प्राइम फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक समस्या ये भी आती है कि जितना बड़ा साइज ऑफ पॉपुलेशन है उसके लिहाज से इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कैपेसिटी इन कंपैरिजन विद द पॉपुलेशन या इन कंपैरिजन विद द डिमांड, डिमांड की तुलना में जो कैपेसिटी है वो कम है। और इसीलिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम सिखाना है, और क्योंकि हम इसमें हर क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर हर वो बंदा इस प्रक्रिया के साथ जुड़ जाएगा, इस प्रोसीजर के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात नहीं है, प्राइमरी सेक्टर की पर भी फोकस किया गया है, टर्शरी सेक्टर पर भी फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर से लेकर के तमाम चीजों को इसमें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उनमें भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं अगर उनको नए ढंग से, नए सिरे से, नई ट्रेनिंग के साथ, नई टेक्निक के साथ किया जाए तो क्योंकि सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा रहा है, अर्थशास्त्र के मतलब आर्थिकी के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं सभी को शामिल किया जा रहा है, इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद है क्वालिटी। तो एस्पिरेशन आपको समझ में आ गया, एस्पिरेशन एंड एडवोकेसी। दूसरा आपको समझ में आ गया कैपेसिटी। तीसरा है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इज अ प्राइम फोकस, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है वो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग की है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग सर्टिफिकेट लेकर के निकलते हैं इंस्टीट्यूशन से बाहर, वो एक्चुअल ग्राउंड पे काम करने के लिए उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, उतने स्किल्ड नहीं होते जितना होना चाहिए। बेशक उनके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, व्हाटसोएवर, बट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्चुअल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जिस तरह से काम हो रहा है या उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जैसा काम हो रहा है, उसके रिक्वायरमेंट्स को मीट करने वाला हमारे पास स्किल फोर्स नहीं है, भले ही वो सर्टिफिकेट होल्डर ही क्यों ना हो। कारण ये है कि क्वालिटी ट्रेनिंग या क्वालिटी स्किल प्रोवाइडिंग नहीं हो पा रही है। तो दूसरा जो है, तीसरा जो फोकस बिंदु है या फोकस पॉइंट है, दैट इज क्वालिटी। तो एस्पिरेशन एंड एडवोकेसी, सेकंड वन इज कैपेसिटी एंड थर्ड वन इज क्वालिटी। फोर्थ वन इज सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है, सिनर्जी को हम दो तरीकों से देख सकते हैं बेसिकली। सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, संगति। सिनर्जी या संगति का मतलब ये होता है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है या जो स्किल दी जा रही है, जो ट्रेनिंग या जो स्किल प्रोवाइड की जा रही है उसमें और मार्केट डिमांड में, इंडस्ट्री डिमांड में एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जो मार्केट या इंडस्ट्री की डिमांड है उसी हिसाब से ट्रेनिंग और स्किल मिलना चाहिए, दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। पता चला कि आप किसी और चीज पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो चीज अब इंडस्ट्री में आउटडेटेड हो चुकी है, ऐसा होगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने स्किल दे भी दिया तो इसको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उधर अपडेटेड चीज चल रही है, इधर आउटडेटेड चीज चल रही है। वहां पर चीजें जो है लगातार एडवांस्ड और इनहांस्ड होती जा रही है, जबकि यहाँ पर वो एडवांसमेंट और इनहांसमेंट नहीं हो रहा, उसी पुरानी चीजों पर ही काम चल रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि टाइमली इसको रिविजिट किया जाए, रिकंसिडर किया जाए, और जो करंट डिमांड्स है या करंट रिक्वायरमेंट्स है
सोसाइटी और मार्केट की, उससे लिहाज से बार बार जो सिलेबस है, करिकुलम है, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स है, उनको रिविजिट करके रीडिजाइन किया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि इंडस्ट्री और मार्केट के साथ एक कनेक्शन बना के, लिंकेज बना करके इन चीजों को देखा जाए। तो सिनर्जी इज अनदर पॉइंट विच has been in consideration, or which should always be in consideration while making the programs or schemes. The next point is mobilization and engagement. मोबिलाइजेशन एंड एंगेजमेंट का मतलब भी सिनर्जी से मिलता जुलता ही है कि विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, विभिन्न स्टेक होल्डर्स मतलब जैसे इसमें कि जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स होते हैं, इस विभिन्न स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि जैसे एक स्टेक होल्डर जो है वो कंपनी या फैक्ट्री हो गई, दूसरा स्टेक होल्डर मतलब इंडस्ट्री हो गई, दूसरा स्टेक होल्डर मार्केट हो गया, तीसरा स्टेक होल्डर होल्डर जो एंड यूजर्स है वो हो गए, चौथा स्टेक होल्डर कंपनी, सॉरी आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो स्किल प्रोवाइड कर रहा है, जो भी सेंटर है वो हो गया। तो ये विभिन्न जो अलग 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 बॉडीज हैं या अलग अलग क्या बोलना चाहिए डायरेक्शंस में जो काम कर रहे हैं, उन सबको इंगेज करते हुए इसमें काम करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ तो शायद अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। जैसे इसमें, जैसे एक तो आप ये मान लीजिए कि जो आपका इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो आईटीआई भी हो सकता है, कोई एसएससी भी हो सकता है, कोई दूसरा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट को किसके साथ इंगेज करना पड़ेगा? इंडस्ट्री के साथ। और इंडस्ट्री को किसके साथ इंगेज करना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट के साथ। साथ ही साथ ये इंडस्ट्री इसको किसके साथ इंगेज करना पड़ेगा? मार्केट के साथ। मार्केट को किसके साथ इंगेज करना पड़ेगा? एंड यूजर्स के साथ। जब ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा और दोनों तरफ से, मतलब कि ये इट शुड बी बायलैटरल, इट शुड बी बाय डायरेक्शनल, नॉट द यूनिडायरेक्शनल। इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्री से लिंकेज करना पड़ेगा और इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट्स के लिए इंडस्ट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर क्या चल रहा है, करंट में क्या डिमांड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या किन चीजों पे काम हो रहा है, वो इंस्टीट्यूट जब तक नहीं जानेगा वो उस हिसाब से ट्रेन नहीं कर पाएगा अपने बच्चों को, और उसके जो इंस्टीट्यूट, उसके जो कैंडिडेट्स है जो यहाँ से निकलेंगे वो एम्प्लॉयबल नहीं होंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट के साथ लिंकेज नहीं करेगी तो इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्क फोर्स कहाँ से मिलेगा? इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है कि वो इंस्टीट्यूट्स के साथ इंगेज करे और उनको बताए कि करंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, ताकि उनको भी एक स्किल्ड और ट्रेंड वर्कफोर्स मिले। ठीक है ना, ताकि इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो। इसी तरह से मार्केट की रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री के बीच में भी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एंड यूजर्स और मार्केट के बीच में भी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो इन तमाम फ्रंट्स पे जब एक साथ काम होता है, काम होगा, तो वो अल्टीमेटली एक रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट होगा। तो मोबिलाइजेशन एंड एंगेजमेंट का ये मतलब है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कितना एंगेजमेंट है, कितना लिंकेज है, और कैसे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, एक दूसरे की डिमांड्स के लिहाज से, एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स में इंटरडिपेंडेंसी के लिहाज से, एक दूसरे को वो जिस तरह और जिस स्तर पर कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसी के हिसाब से जो है फिर नई चीज डेवलप होगी। तो इस हिसाब से बात इसमें की गई है। तो सिनर्जी और एंगेजमेंट में एक एक तरह का लिंकेज भी है। सिनर्जी जो है वो बेसिकली इंडस्ट्री के ऊपर फोकस है और एंगेजमेंट जो है दूसरे स्टेक होल्डर्स पे भी बात करता है। उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। तो हमारा एस्पिरेशन एंड एडवोकेसी पहला पॉइंट, दूसरा कैपेसिटी, थर्ड क्वालिटी, फोर्थ सिनर्जी एंड फिफ्थ मोबिलाइजेशन एंड एंगेजमेंट। सिक्स पॉइंट इज योर ग्लोबल पार्टनरशिप। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, कल या परसों वाली क्लास में मैंने, मतलब जो लास्ट या उसके पहले वाली क्लास होगी तब हमने इस पे बात की थी कि जैसे कि स्किल इंडिया मिशन के अंदर ही दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने की बात की गई थी या की गई है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जब स्किल में इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था तब उन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत एम्बिशियस बात की थी कि वी हैव टू कन्वर्ट, और वी आर हैविंग द पोटेंशियल और कैपेसिटी टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिहाज से बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है और हमारे अंदर ये पोटेंशियल अगर हो जाता है या है कि हम उनको स्किल लेबर में कन्वर्ट कर पाए तो वो पूरी दुनिया के लिए एक स्किल कैपिटल बन सकती है। क्योंकि और जगह जो है ये स्थिति नहीं है जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, कई सारे यूरोप के कंट्रीज में, इवन एशियन कंट्रीज में भी लाइक जापान एंड एवरीथिंग। तो उनके पास जो स्किल लेबर नहीं है, ये मतलब यंग पॉपुलेशन नहीं है, तो इंडिया कैन एक्ट एज स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इफ वी do correct word in this regard or in this direction to train our people and to convert our workforce in skilled labor और trained labor। तो इसके लिए जरूरी ये है
कि हम इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड्स को भी समझें। डोमेस्टिक मार्केट तो ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में तो हम अपने आप उस डिमांड्स को समझ ही लेते हैं या रिक्वायरमेंट को समझ ही लेते हैं, हालांकि वहां भी उस तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन वो फिर भी एक तरह से थोड़ा सा कंपेरेटिवली ठीक या आसान काम है कि हम डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को समझ पाते हैं ढंग से। लेकिन ग्लोबल मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझने के लिए ग्लोबल स्टेक होल्डर्स या इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ एक तरह का एंगेजमेंट और लिंकेज जरूरी है, उनके साथ सिंक्रोनाइज करना जरूरी है या इंगेज करना जरूरी है। तो इसीलिए ग्लोबल पार्टनरशिप की इसमें बात की गई है। इसके 2 या 3 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि अगर आप ग्लोबल पार्टनरशिप करते हैं तो जो एडवांस और एनहांस्ड टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक जो कि अप टू डेट मॉडर्न टेक्निक है और मोस्ट एडवांस या एनहांस्ड है, उससे आप परिचित होंगे और उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो जो मोस्ट एडवांस या एनहांस्ड टेक्निक है जो एकदम मॉडर्न है और अप टू डेट है, जो जिस पर अभी काम हो रहा है बेसिकली, जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी हम पा सकेंगे और उसका यूज कर सकेंगे। तो पहला यूज तो यही हो गया कि लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना। दूसरा जो है वो है उस ग्लोबल इंडस्ट्री या इंटरनेशनल इंडस्ट्री की डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना उनके साथ एंगेज करके, ताकि उस तरह से फिर हम अपने स्किल्स लेबर फोर्स को या अपने लेबर को या अपने पॉपुलेशन को उस तरह से स्किल या ट्रेन कर सके। तो एक तो ये है कि लेटेस्ट या एडवांस पॉलिसी या सॉरी टेक्निक हासिल करना या उसको अपने तक उसकी एक समझ बनाना, जो लेटेस्ट या एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी समझ बनाना। दूसरा उसको हासिल करना। तीसरा डिमांड्स को समझ करके उस हिसाब से एक्ट करना, जो ग्लोबल मार्केट की डिमांड्स है या रिक्वायरमेंट्स है उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उस तरह से अपने यहाँ प्रोग्राम डिजाइन करना है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स की समझ हमारे को नहीं होगी तो हम उस तरह से फिर अपने प्रोग्राम्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जीएसपी की, हम अक्सर बात करते हैं ग्लोबल ग्लोबल स्किल पार्क, जो मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में बनाया हुआ है, जिसका नाम संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क है। और ये बेसिकली सिंगापुर के असिस्टेंस या सिंगापुर की पार्टनरशिप से बना हुआ है। अब सिंगापुर जो है वो कई मामलों में एशिया में सबसे आगे है, खासतौर पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर के। तो और उसने अपने यहाँ जो है इस पर काफी काम किया है सिंगापुर ने, क्योंकि उसका दूसरा कोई रिसोर्स तो है नहीं, ना खेती होती है ना कोई इंडस्ट्री है। तो केवल और केवल एक जो सर्विस सेक्टर है और जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, उन दोनों को मिला करके उसकी पूरी इकोनॉमी का एक आधार बना हुआ है। तो इसीलिए सिंगापुर के पार्टनरशिप से ये जीएसपी स्टैब्लिश किया है, ताकि जो इंटरनेशनल डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं और उनमें कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन करना चाहिए, कैसे स्कीम्स बना करके हम यू नो वी कैन मेक यूज ऑफ ऑल दैट अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग, वो इसमें डिस्कस करना रहता है। तो बेसिकली इसका दूसरा फायदा ये होता है ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है ना। उसके बाद आता है आउटरीच। आउटरीच जो है उसका मतलब ये है कि अलग अलग पक्षों तक पहुंच सुनिश्चित करना, तो ये आप समझ ही जाओगे। आईसीटी इनेबलमेंट, आईसीटी का मतलब होता है इसमें आप कितना ज्यादा से ज्यादा आईसीटी का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कितना ज्यादा से ज्यादा आईसीटी का यूज किया जा सकता है उस पर बात करना। क्योंकि आने वाला और वर्तमान मतलब जो करंट सिनेरियो है या जो अपकमिंग सिनेरियो है वो सीधे सीधे आईसीटी के इम्प्लीमेंटेशन और उसके मैक्सिमम यूज से ऑप्टिमम यूज से ही जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बात करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आईसीटी का समावेश करना, उसको इंक्लूड करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, आसान तरीके से उनको इंगेज और इन्वॉल्व किया जा सके। तो और भी अलग अलग फ्रंट्स पे आईसीटी का अपना महत्व और अपनी अपनी एक भूमिका है, अपना एक रोल है। तो उसको लेकर के अभी इसमें फोकस किया गया है। इसको हम आगे अभी जब पॉलिसीज पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे आईसीटी का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की प्रोसेस में, खास तौर पे अलग अलग दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में, उनको इंगेज करने में, इन्वॉल्व करने में, एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में और भी स्किल देने में, तमाम चीजों में आईसीटी जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और आप जानते हैं कि अब जो आने वाली और इवन करंट जो दुनिया है वो भी इसी पर टिकी हुई है। आउटरीच के बाद आईसीटी इनेबलमेंट, आईसीटी इनेबल के बाद आता है ट्रेनर्स एंड एक्सेसर्स। इसके बाद जो है वो भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि हमारे जैसे एक एटीएस प्रोग्राम चलता है, एक सीआईटीएस करके प्रोग्राम चलता है, और भी बहुत सारी स्कीम्स है। तो
सबसे पहले तो ये है कि ट्रेनिंग देना या स्किल देना, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास पहले तो ट्रेनर और स्किल देने वाले लोग ही होने चाहिए ना, ट्रेनर्स एंड स्किल प्रोवाइडर्स। तो स्किल प्रोवाइडर्स और ट्रेनर्स पर भी सेपरेटली फोकस करने की बात इसके फ्रेमवर्क में की गई है। जो 11 पैराडाइम इसमें बताए गए हैं, 11 पैराडाइम्स बताए गए हैं, उन 11 पैराडाइम्स में एक पैराडाइम जो है वो ट्रेनर्स और स्किल प्रोवाइडर्स का भी है। हालांकि इसके इस पर हमेशा ही फोकस रहता है, एक CITS करके स्कीम जो है वो तो जाने कब से चल रही है, लेकिन अभी इस पर और ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये वाला जो पैराडाइम है आपका, विच इज द 9th वन, ये पैराडाइम सीधे सीधे क्वालिटी वाले पैराडाइम से जुड़ता है, थर्ड वाले से। 9th पैराडाइम और थर्ड पैराडाइम में एक तरह का इंटर रिलेशन, को रिलेशन है। और वो को रिलेशन ये है कि ट्रेनर्स और एसेसर्स जब तक अच्छे नहीं होंगे, स्किल नहीं होंगे, या वो खुद ही जब तक वेल कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, तो उसके उनके बिना क्वालिटी हम ट्रेनिंग में या स्किल में इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड टू हैव well competent trainers and educators or skill provider to assure or ensure the quality of skill and training। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा अगला पॉइंट जो है वो है इंक्लूसिविटी। इसके बाद भी मैं ऑब्जेक्टिव्स में भी कर चुका हूँ कि इसमें गैपिंग नहीं आनी चाहिए, डिस्पैरिटी नहीं आनी चाहिए, इस पे भी फोकस रहना चाहिए। क्योंकि जनरली हमारे यहाँ ये होता है कि जब भी कोई पॉलिसी या कोई इस तरह की चीजें चलाई जाती है, तो इसमें एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा होता है जिसका उसको ज्यादा फायदा मिल जाता है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा होता है जिसका उसको उतना फायदा नहीं मिल पाता। तो एक डिस्पैरिटी, एक गैप जनरेट होता है, जो आगे है वो और आगे चला जाएगा, जो पीछे है और मार्जिनलाइज हो जाएगा। तो इसमें एक इंक्लूसिविटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा गया है कि जब भी इस तरह की स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग या इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाया जाएगा या उन पर बात की जाएगी, तो उसमें हमेशा एक इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव को साथ में लेके चला जाएगा। और इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जो लोग पीछे हैं या जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या मार्जिनलाइज्ड हैं, वो भी मेन स्ट्रीम या इन प्रोग्राम के साथ आके जुड़ सके। उसके लिए कुछ विशेष अगर अफर्मेटिव एक्शन लेना हो, कोई पॉजिटिव एक्शन लेना हो, तो वो भी इसमें ली जा सकती है। तो इसमें बेसिकली इंक्लूसिविटी में बात की जाती है ST की, SC की, OBC की, ग्रामीण लोगों की, जो रूरल पॉपुलेशन है, जो ऑलरेडी और पीछे में भी पीछे हैं, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। क्योंकि जो स्किल गैप है या जो डिस्पैरिटी है, लेबर डिस्पैरिटी या पे डिस्पैरिटी, इन तमाम चीजों में एक कुछ खास सेक्शंस और भी ज्यादा मार्जिन पे है। तो इंक्लूसिविटी में ये बात की जा रही है कि जब भी इन प्रोग्राम को डिजाइन किया जाएगा, तो जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, इन टर्म्स ऑफ कास्ट और क्रीड और क्लास और इवन जियोग्राफी, लाइक रूरल अर्बन डिवाइड एंड एवरीथिंग, वो सभी चीजों पे फोकस किया जाएगा, मतलब किया जाना चाहिए। ये इस पॉलिसी में, इस पैराडाइम में, जो 11 पैराडाइम है उनमें इसको भी शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जेंडर डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए स्किलिंग अमंग विमेन जो है उसका भी प्रमोशन होना चाहिए। क्योंकि इसमें फिर भी हमारा फोकस जो है वो मेन पे तो रहता है, लेकिन विमेन पे उतना तो, जो क्योंकि वो जो जेंडर के टर्म्स में और भी एक तरीके से मार्जिनलाइज्ड है या अंडर प्रिविलेज्ड। जब हम कास्ट की बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें जेंडर वाला भी एक रोल शामिल हो जाता है और उसको अलग से भी लिख दिया गया है, प्रमोशन ऑफ स्किलिंग अमंग अमंग विमेन। ठीक है ना। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट के काम होंगे, या जब भी इसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनेगा, मतलब पॉलिसी फ्रेमवर्क, जब भी कोई स्कीम बनेगी, कोई प्रोग्राम बनेगा, कोई किसी भी तरह की कोई योजना आएगी, कुछ भी, कोई पॉलिसी हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई स्कीम हो, तो उसमें सेपरेटली विमेन पे भी फोकस करा जाए, ताकि इंक्लूसिविटी बढ़े जेंडर के टर्म्स में भी, अलोंग विद अदर फैक्टर्स। तो ये जो है 11 के 11 पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो आपको दिमाग में रखना है, मतलब पॉलिसी फ्रेमवर्क के 11 पैराडाइम है जो आपको दिमाग में रखना है। तो पहले तो ये संख्या याद रखो कि स्किल डेवलपमेंट के पॉलिसी फ्रेमवर्क में कितने पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स। और 11 पॉइंट कौन कौन से मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। और जब इन सभी को साथ में लेकर काम किया जाएगा, फिर स्किल डेवलपमेंट का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक इंप्रूवमेंट आएगा पूरे समाज के अंदर और देश के अंदर। ठीक है ना। और इसीलिए इन पे बात की जा रही है। अपने आप में एक टोटलिटी में चीजों को कंसिडर किया जा रहा है, एक समग्रता में, एक होलसम तरीके से लेने की बात कर रहा है चीजों को। ठीक है ना। तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसमें 11 पॉइंट्स हैं, जो टोटलिटी और होलिस्टिक तरीके से चीजों को स्किल डेवलपमेंट के मामले में समझने और उसको समेटने की, इंक्लूड करने की बात करता है। अगर इस तरह से काम किया जाए तो डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ठीक ठाक काम किया जा सकता है।
इसमें हर चीज को शामिल कर दिया गया है, चाहे वो कैपेसिटी हो यानी संख्या हो, क्वालिटी हो यानी कि उसकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग हो, साथ ही वो फिर इंगेजमेंट सिनर्जी की बात हो या इंगेजमेंट की बात हो अलग अलग स्टेक होल्डर्स में, या फिर ग्लोबल पार्टनरशिप या ग्लोबल पार्टनरशिप की बात हो, आईसीटी इनेबलमेंट की बात हो, चाहे ट्रेनर्स की क्वालिटी बढ़ाने की बात हो, इंक्लूसिविटी की बात हो इन टर्म्स ऑफ जेंडर एंड कास्ट एंड जियोग्राफी एंड एवरीथिंग, तो और साथ ही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अस्पायर करना इसके लिए, तो तमाम चीजों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब इसी तरह का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी है। तो अभी हमने स्किल डेवलपमेंट वाला पॉलिसी फ्रेमवर्क देखा, नाउ वी आर गोइंग टू डू इस पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है 2015 में 2015 की जो पॉलिसी है ये दोनों पर बराबर फोकस करती है, स्किल डेवलपमेंट पे भी और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी, जबकि पुरानी पॉलिसी में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के बहुत ज्यादा बातें नहीं की गई थी। लेकिन ओवर द पीरियड ये रियलाइज किया गया कि अगर हम स्किल लेबर तैयार कर भी लेते हैं, लेकिन अगर जॉब क्रिएशन ही नहीं होगा तो फिर और ज्यादा समस्या आ सकती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप पे इक्वली फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हर आदमी को तो सरकार नौकरी दे नहीं सकती, और हर आदमी अगर जॉब मांगेगा ही तो फिर जॉब बनेगी कैसे, जॉब क्रिएट कौन करेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे सेपरेटली फोकस किया गया है, बल्कि मेरे हिसाब से इस पे और ज्यादा फोकस है स्किल डेवलपमेंट में से। तो इसके पॉलिसी फ्रेमवर्क में कितने पॉइंट्स है और वो क्या क्या पॉइंट्स है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें जो है टोटल 9 पॉइंट्स के अंदर इसको रखा गया है, 9 के 9 पॉइंट्स को मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो द एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड टू एड्रेस द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड अबव, जो हम ऑब्जेक्टिव कल पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम ऑल इनेबलिंग इकोसिस्टम ऑफ कल्चर, फाइनेंस, एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स एंड बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेशन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। Many government and non-government organizations are playing enabling roles across each of these crucial supporting elements. This policy framework, cognizant of the need for the full ecosystem to be present to unlock entrepreneurial potential, proposes a 9-part entrepreneurship strategy. ये कुछ नहीं, वही बात लिखी गई है जो मैंने आपको समझाया कि एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल बनाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उस दिशा में डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एक अच्छा माहौल बने और लोग इस तरफ जाए, स्टार्टअप्स ले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो और स्किल फोर्स को यहाँ पर खपाया जा सके। तो इसलिए एक पूरी पॉलिसी में इस पर भी फोकस किया गया है। 9 पॉइंट्स इसके अंदर है, उसके अंदर 11 है स्किल डेवलपमेंट वाले में और इसमें 9 है। तो याद रखना, उसमें 11 है और इसमें 9 पॉइंट्स में चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई है कि एक पूरा माहौल बनाने के लिए हमको एकदम बेसिक से चीज को उठाना पड़ता है, जिसमें इसमें एक शब्द लिखा है कल्चर। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के हमारे देश में बहुत पॉजिटिव कल्चर नहीं है। आप अपने आसपास भी ये चीज देखते हैं कि हर आदमी ये सोचता है कि बस कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो जाए, 9 बजे जाए, 5 बजे वापस आ जाए, मंथ के शुरुआत में जो है वो सैलरी मिल जाए और बस अपना काम चलता रहे। अगर ये माइंडसेट कंटिन्यू करता है हर आदमी में, तो फिर क्या होगा कि हर आदमी जॉब डिमांड करेगा कि भाई मुझे नौकरी मिले। और जॉब डिमांड, आप जब हर आदमी जॉब डिमांड करेगा तो फिर जॉब देगा कौन? जॉब देने वाले तो समाज में होंगे ही नहीं। और जॉब देंगे नहीं तो जॉब बनेगी कैसे? डिमांड करने वालों को कहाँ से जॉब मिलेगी? सरकार तो हर आदमी को जॉब दे नहीं सकती करोड़ों की संख्या में। तो इसीलिए फोकस ये किया गया है कि कल्चर जब तक नहीं बनता, सबसे मूलभूत चीज होती है सोच। जब तक एक सोच नहीं बनती या सोच किसी चीज के खिलाफ है, तब तक उसके लिए माहौल पैदा करना और ऊपर ऊपर काम करना है कि आप बहुत सारे उसके लिए अ, योजनाएं चला दें, स्कीम्स चला दें, तो फिर तब तक वो बात बनती नहीं। तो एक कल्चर पैदा करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। अगर कोई आदमी ग्रेजुएशन करने के बाद या डिग्री लेने के बाद या डिप्लोमा लेने के बाद या सर्टिफिकेशन का कोर्स करने के बाद ये कहता है कि मैं खुद अपना काम शुरू करूंगा, तो उसको लेकर के एक पॉजिटिव माहौल नहीं रहता है। तो इसलिए एक कल्चर, कल्चर के बाद दूसरी चीज है फाइनेंस। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं आती है वो क्या है? अगर आप उन समस्याओं पे फोकस कर लो तो आपको अलग से पॉइंट याद करने ही नहीं पड़ेंगे। उन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ही ये पॉइंट डिजाइन किए गए हैं। आपको अलग से पॉलिसी फ्रेमवर्क याद नहीं करना पड़ेगा, आप इसको प्रैक्टिकली सोचो। ये सोचो कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के क्या क्या समस्याएं आती है, उन समस्याओं को एड्रेस करेंगे तो अपने आप ही पॉइंट बन जाएंगे, जो कि पॉलिसी फ्रेमवर्क है 9 पॉइंट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का। पहला जो समस्या आती है वो होता है कल्चर।
कल्चर का मतलब यहाँ सोच से है, मानसिकता से है। एक मानसिकता इसके खिलाफ बनी हुई है, क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते, सिक्योरिटी को ज्यादा डिमांड करते हैं। एक हमारे समाज में एक ढर्रा बना हुआ है कि बस जॉब होना चाहिए, महीने के आखिर में या महीने की शुरुआत में पैसा मिल जाए, आप सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे वापस आ जाओ, कोई रिस्क ना हो ज्यादा जिंदगी में, कोई जोखिम ना हो। भाई आप, आपकी कंपनी चले ना चले, आपको तो पैसा मिलना चाहिए, है ना। तो एक सिक्योरिटी हम डिमांड करते हैं जीवन में, जो कि गलत नहीं है, पर उससे क्या होगा कि कोई बड़ा काम फिर आदमी कर नहीं पाएगा। ठीक है, 9 बजे गया, 5 बजे आ गया, हर आदमी यही करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, उद्यमिता का विकास कैसे हो। जैसे यूरोप वगैरह के देशों में जो आदमी एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसको बड़ा इज्जत से देखा जाता है कि यार ये इसने खुद अपना काम किया, स्टार्टअप लिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिया, एंटरप्रेन्योर है। भले ही वो छोटा काम करे, बड़ा काम करे, सफल हो ना हो, लेकिन उसके प्रति एक सम्मान का भाव समाज में रहता है। जबकि हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे घर फालतू ही गया, अच्छा नौकरी मिल रही थी क्यों छोड़ के गया, तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट है इसके प्रति। पहली चीज कल्चर होती है। दूसरा, आप अभी आप नौकरी की तैयारी करो, अगर आप अपने घर वालों को बोलो कि पापा मम्मी को बोलो कि मैं तो अपना कुछ काम करना चाहता हूँ, तो बहुत, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जो उसको पॉजिटिवली ले। ठीक है। दूसरी चीज है, फाइनेंस की दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, आप ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ी सी फाइनेंस की भी दिक्कत आती है। और फाइनेंस की दिक्कत ये आती है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन ऐसा नहीं है जिसके पास बहुत पैसा हो, है ना। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी है, नॉन लोअर मिडिल क्लास आदमी है, तो उसके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता है। तो एक दूसरी समस्या आती है फाइनेंस की। कई लोग इस वजह, जिनके पास आइडिया है, विचार है, मन में उत्साह भी है, एंथुसियाज्म भी है, हर चीज है, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जा पाते, बिजनेस में नहीं जा पाते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, स्टार्टअप वगैरह में नहीं जा पाते। क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए भी कुछ बेसिक कैपिटल तो चाहिए ही, कुछ पूंजी तो चाहिए ही। फिर जब तक वो थोड़ा सा जोर नहीं पकड़ता, भाई इनिशियल आप करोगे, हो सकता है साल भर लग जाए, 6 महीने 8 महीने लग जाए, जब तक उससे एक निश्चित इनकम ना होती, नहीं होने लगती, तब तक पैसा उसमें डालना, अपने खर्च अलग मैनेज करना। तो फाइनेंस की एक समस्या भी बनती है, क्योंकि आइडियाज तो बहुत लोगों के पास होते हैं, बहुत लोगों के पास इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, विचार होता है, एक थोड़ा सा दिमाग भी रहता है, हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो इनोवेटिव आइडियाज काफी लोगों में रहते हैं। लेकिन फाइनेंस की दिक्कत की वजह से वो फोर्टिफाई या वो उस तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाते एक्चुअलिटी में। और फाइनेंस की दिक्कत दो फ्रंट्स पे आती है। एक तो ये है कि बिजनेस आप छोटा हो बड़ा हो, उसको शुरू करने के लिए एक बेसिक कैपिटल चाहिए, जो कई बार बहुत लोगों के पास नहीं होता है। और कितना भी छोटा बिजनेस हो, उसमें काफी ज्यादा कैपिटल लगती ही है, ऐसा तो है नहीं कि 1000 2000 में कोई काम हो, तो उसके लिए कैपिटल रिक्वायर रहती है। दूसरा ये है कि जब तक वो सस्टेन, जब तक वो जोर नहीं पकड़ता, थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलती, इनकम नहीं होने लगती, तब तक उसको सस्टेन करने के लिए भी पैसा चाहिए, जो इनिशियल कैपिटल रहता है। तो उन तमाम लोगों में एक फाइनेंस की दिक्कत देखने को मिलती है। तो पहला एक माइंडसेट है, दूसरा फाइनेंस है। तीसरा, एक्सपर्टीज। कोई भी काम आप वैसे ही चालू कर दो, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई आपने ट्रेनिंग नहीं ली, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बस आपके मन में ये मतलब एक सोच है कि हाँ कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एक्चुअल एक्सपर्टीज चाहिए, या उसके लिए जो एक्चुअल कॉम्पिटेंस चाहिए, या जो क्षमता चाहिए, जो योग्यता चाहिए, जो टेक्निकल जानकारी चाहिए, या टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, जब तक वो नहीं होगा, तो केवल ये सोच होना कि हाँ मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, या मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, या स्टार्टअप करना है, तो केवल विचार से भी काम नहीं चलेगा, केवल पैसे से भी काम नहीं चलेगा। विचार और पैसे के साथ साथ एक प्रैक्टिकल टेक्निकल एक्सपर्टीज, या उस फील्ड विशेष में जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो योग्यता और क्षमता चाहिए, वो भी बेसिक क्षमता तो होनी ही चाहिए किसी भी व्यक्ति में। तीसरी चीज ये हो जाती है। चौथी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत व्यापक टर्म है, जहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग और इनेबलिंग होना चाहिए। इट सेल्फ इज अ ब्रॉडर टर्म। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट भी शामिल हो जाती है, उसमें प्राइवेट जो पार्टनर्स है वो भी शामिल हो जाते हैं, तो अपने आप में उसमें मार्केट भी शामिल हो जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी, तो उसमें बहुत बड़ा एक पूरा व्यापक टर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो कितना सपोर्टिव और कितना इनेबलिंग है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उसमें बहुत ज्यादा
ये लाल फीताशाही जिसको रेड टेपिज्म बोलते हैं वो तो नहीं है। बहुत ज्यादा जो लाइसेंस राज किस्म की चीजें जो हुआ करती थी किसी जमाने में उतना तो नहीं है। कितने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है किसी देश में, गवर्नमेंट पॉलिसीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी सपोर्टिव है, तो वो तमाम चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आके जुड़ती है। बहुत ज्यादा अगर कागज कागजी काम जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस बहुत लंबी हो, लाइसेंसिंग बहुत लंबी हो, जगह जगह आपको 4 जगह से क्लियरेंस लेना है, बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, तो ये सब चीजें जो है ये एक तरह से बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए जो इनेबलिंग हो, सपोर्टिव हो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, तो वो भी इसमें एक मुख्य भूमिका निभाता है। और उसके बाद फिर स्किल एंड बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेशन, यानी कि जो कानून है, नीति है, नियम है, सरकार की पॉलिसीज है, नियम रूल्स व रेगुलेशन है, वो ऐसा होना चाहिए जो इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करे। लोग इससे डरे ना कि आप जगह जगह से लाइसेंस लेना पड़ेंगे, इसको पैसा खिलाना पड़ेगा, उसको पैसा खिलाना पड़ेगा, इतना समय चला जाएगा, फिर उसके बाद जो है फिर और कई तरह की समस्याएं, इम्पेडिमेंट्स आएंगे, तो उससे लोग जो है वो एक तरह से मोरल डाउन होता है। अगर कोई सोच भी रहा होता है तो वो ये तमाम चीजें सोच करके उसका मोरल डाउन हो जाता है। तो जब आप ये 4-5 फ्रंट्स को अगर समझ लो एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, तो अपने आप आपको ये तमाम जो पैराडाइम्स है समझ में आ जाएंगे। जैसे अब मैं इसको रीड आउट ही कर दूंगा तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। फर्स्ट वन इज एजुकेट एंड इक्विप पोटेंशियल एंड अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो अर्ली एज या अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स है पूरे देश में, उनको एजुकेट करना और उनके पोटेंशियल्स को या उनमें छुपे हुए पोटेंशियल को इक्विप करना। अगर आपको या ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, स्टार्टअप में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या कोई बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो इनको कहते हैं अर्ली एज एंटरप्रेन्योर्स, जो कॉलेज में या स्कूल में, नॉट इन स्कूल एटलीस्ट बट इन कॉलेज में ऐसा सोच लेते हैं कि हमको जॉब नहीं करना है, प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना है, हमको तो अपना ही कोई काम शुरू करना है, स्टार्टअप लेंगे, कोई नए आइडिया को लेकर के करेंगे। तो ये जो अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनके लिए एक तरीके से एक माहौल, एक पूरा ऐसा सिस्टम बना होना चाहिए जो इनको गाइड करे, एडुकेट करे, इनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको सही दिशा में चैनलाइज करे, इक्विप करे। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, फिर भले ही वो इंस्टीट्यूशनल, और इट शुड बी ऑन एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेवल, एक क्या बोलना चाहिए उसको हिंदी में, संस्थागत तरीके से एक पूरा ढांचा ऐसा बना होना चाहिए जो उसको सपोर्ट करे इस तरह की चीजों को। फिर चाहे वो गाइडिंग के रूप में हो, एजुकेट करने के रूप में हो, उनको प्रमोट करने के रूप में हो, उनको प्रोत्साहन देने के रूप में हो, या एक्सपर्टीज इनकलकेट करने के रूप में हो, स्किल इनकलकेट करने के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क बना होना चाहिए जो अर्ली एज एंटरप्रेन्योरशिप को एडुकेट, इक्विप और सपोर्ट करे और उनके पोटेंशियल को सही तरह से चैनलाइज होने में मदद करे। दूसरा, कनेक्ट एंटरप्रेन्योर्स टू पीयर्स, मेंटर्स एंड इंक्यूबेटर्स, ये इससे जुड़ा ही हुआ है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपने साथ वाले दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, जो लोग ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, ताकि उनको एक तरह से गाइडेंस मिल सके और ये आइडिया मिल सके कि क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए, उसके लिए वो बिफोर हैंड तैयार हो। ताकि ये ना हो कि जब वो फील्ड में उतर जाए और उसके बाद फिर, जैसे हम जानते हैं बहुत सारे स्टार्टअप लोग लेते हैं और 100 में से 90 फेल हो जाते हैं, 10 ही है जो आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कि भाई वो पहले से ही एक प्री हैंड तैयारी के साथ, बिफोर हैंड तैयारी के साथ उतरे, जिसमें वो पहले से अपने पीयर्स से, अपने सीनियर्स से, मेंटोर्स से, या जो इंक्यूबेटर्स होते हैं उन सभी से एक पहले से कनेक्शन मेंटेन करके चीजों को समझे कि क्या चैलेंजेस आते हैं, कैपिटल अगर खत्म हो रही है, या अगर आपको कुछ इनोवेशन करना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है ऑन वेरी ऑपरेशंस के फील्ड में, ऑन वेरियस ग्राउंड्स, वेरियस फ्रंट्स, जो डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस या जो डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको पहले से इमेजिन करके उनके बारे में एक माइंडसेट बना हो, तो ये इस तरीके से चीजें होती है। सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप हब्स, हाँ ये ई हब्स का कंसेप्ट आया है, ई हब्स ये बनाए भी है सरकार ने, इस पे अभी हम आगे भी बात करेंगे, जब पॉलिसीज पढ़ेंगे तब भी ई हब का कॉन्सेप्ट आएगा, इसको आपको याद रखना है, ई हब बहुत सारे सरकार ने बनाए भी।
इसी पॉलिसी को आधार बना करके। ये ई हब जो है, ये बेसिकली ई का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप हब होते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप हब जो है, इस तरह के फोरम्स हैं, ऐसे मंच है जहां पर एंटरप्रेन्योर्स को, जो उद्यमी हैं, उनको अलग अलग लेवल पे सपोर्ट दिया जाता है, चाहे फिर वो कैपिटल हो, गाइडेंस हो, आपका चैलेंज एड्रेसल हो, या और भी कोई हो। तो ये ई हब जो है, एंटरप्रेन्योरशिप हब्स हैं जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग लेवल पे सपोर्ट और असिस्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कैटेलाइज द कल्चर शिफ्ट टू इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको कल्चर की बात बताई, कि एक कल्चर बने, तो ये कल्चर को डेवलप करने के लिए काम किया जाना चाहिए, कि जो लोग इसको लुक डाउन करते हैं या इसको थोड़ा सा छोटा काम मानते, छोटा तो नहीं मानते, रिस्की काम मानते हैं। छोटा तो मेरे हिसाब से लोग उतना नहीं मानते जितना इसको रिस्की मानते हैं, कि भाई सिक्योरिटी नहीं है, सब इसमें हमेशा ये चांसेस होते हैं टू गेट फेल्ड, टू गेट नॉट सक्सीड। तो ये जो एक रिस्की मानते हैं, और इस रिस्की ऐसी वजह से लोग लुक डाउन भी करते हैं, ये भी शायद वजह है, क्योंकि ज्यादातर इसमें लोग फेल हो जाते हैं। तो ये जो एक कल्चर है, इसको शिफ्ट करने की जरूरत है इसके पक्ष में, जो कि अभी उतने पक्ष में नहीं है, इसके फेवर में नहीं है। अगली चीज है इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग अंडर प्रेजेंटेड ग्रुप्स। हाँ, ये वही इंक्लूसिविटी वाली बात है। ये इंक्लूसिविटी वाली बात है कि इसमें ऐसे लोग जो अभी रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं है इस क्षेत्र में और भी कम है, उनको भी इस तरफ मायल किया जाए, उनको भी इस तरफ झुकाया जाए, इस तरफ लाया जाए। जैसे कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनका बोल रहा हूँ, जिनका रिप्रेजेंटेशन हर कहीं ही कम है, और एंटरप्रेन्योरशिप में तो और भी कम है। जैसे एसटी है, या एससी है, या रूरल लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं। ये जो ऐसे सेक्शंस हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन वैसे तो और जगह भी कम है, प्राइवेट सेक्टर में तो में भी कम है, लेकिन उनका प्रपोर्शन या परसेंटेज या रेशो इसमें और भी कम है। दिस इज इवन वर्स। तो इसलिए इसको भी जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं, उनको भी प्रमोट करा जाए, आई में एंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ विमेन में भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। जब हम इंक्लूसिविटी की बात करेंगे तो उसमें जेंडर पैरिटी की बात भी होगी। महिलाएं भी इससे जुड़े, महिलाओं के लिए सेपरेटली बहुत सारी अलग योजनाएं भी चलती है, अलग प्रोग्राम्स भी चलते हैं, और उन एरियाज को चिन्हित किया जाए जहां महिला उद्यमियों को बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो सभी सेक्टर्स में बढ़ाया जा सकता है, पर कुछ विशेष सेक्टर्स को, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस है, या हॉस्पिटैलिटी है, या जो ये कुटीर उद्योग होते हैं घरों में चलने वाले, जो एमएसएमईज होते हैं, तो ऐसे कुछ फील्ड्स या एरियाज हैं जिनको चिन्हित करके वहां पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाया जा सकता है, उनको प्रमोट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे आजकल ब्यूटी एंड वेलनेस इसमें काफी आगे है, और उसमें बहुत सारी जो लड़कियां या महिलाएं काफी अच्छा काम कर रही हैं। हॉस्पिटैलिटी कैन बी वन ऑफ देम। एमएसएमईज में जो घरों में चलने वाले उद्योग होते हैं वो हो सकते हैं, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग बना सकते हैं, और वो तमाम चीजें उसमें की गई है, अभी अपन उसको आगे पढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं बना सकती है, स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से फिर लोन के लिए अप्लाई करना, मिल करके एक उद्यम शुरू करना, वो बहुत सारी पॉलिसीज इसमें आ जाती है। कुछ सेक्टर स्किल काउंसिल्स में भी इसमें सेपरेटली जोर दिया गया है, जो हम सेक्टर स्किल काउंसिल्स में आगे देखेंगे ही। ठीक है ना। क्योंकि 50%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन, एंड इफ वी एक्सक्लूड विमेन फ्रॉम एनीथिंग, विल बी लाइक शूटिंग राइट इन आवर फूट। कि 50% की आबादी को अगर आप वैसे ही एक्सक्लूड कर दोगे, तो ऑलरेडी जो है एक बड़ा हिस्सा आपने जनसंख्या का ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो जो भी पॉलिसी बनेगी उसमें विमेन का इंक्लूजन जरूरी हो गई होगा। उसके बाद आते हैं इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था, कि जो पूरी प्रोसेस होती है, अगर प्रोसीजरल इम्पेडिमेंट्स है, प्रक्रियागत बाधाएं बहुत ज्यादा है, तो फिर उससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है कि अरे ये बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ सरकारी मामलों में बहुत चीजें फंसती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर नहीं होती है, जो कि हमारे यहाँ बहुत पहले था, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल भी नहीं थी, लाइसेंस कोटा राज चलता था, हर जगह लाइसेंसिंग और लाल फीताशाही और रिश्वतखोरी, और हर जगह कैसे क्लियरेंस लो और एनओसी लो और ये लो और वो लो, और हजार तरह के कागज, और इसको पैसा दो, उसको पैसा दो। इट यूज टू बी अ cumbersome, lengthy and tempestuous process।
जिस वजह से बहुत लोग उत्साहित, बहुत एम्बिशियस लोग भी हों, तो वो उनके अंदर वो इम्पेटस ही नहीं आता था कि यार बहुत ज्यादा तामझाम है इसमें। तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है कि एक बेसिक जो क्या बोलना चाहिए, बेसिक एक जो स्क्रूटनी होती है उतनी ही करना है, बस उससे ज्यादा नहीं। डॉक्यूमेंट भी 17 तरह के नहीं, जो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो और जो बहुत बेसिक रिक्वायर्ड, मिनिमम रिक्वायर्ड स्क्रूटनी हो, बस उतनी ही करना है, उससे ज्यादा नहीं, तमाम तरह से, ताकि चीजें आसान हो जाए और लोग इस तरफ आए एंटरप्रेन्योरशिप में। ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑनलाइन कर दी जाए, मैनुअल वर्क जो है वो बहुत कम कर दिया जाए, और जो बहुत मिनिमम रिक्वायर स्क्रूटनी है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है कि भाई फाइनेंस तो, जब तक फाइनेंस तक एक्सेस नहीं होगा तो आम आदमी कैसे इसमें जा पाएगा, आम क्या खास आदमी भी नहीं जा पाएगा अनटिल कि वो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हो। तो इसलिए फाइनेंसिस को या फाइनेंसिंग को लेकर भी व्यवस्था की जानी चाहिए, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है कि फाइनेंसिंग को लेकर के भी एक व्यवस्था हो, और इसके लिए जितनी भी योजनाएं बनती है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, उस सभी में फाइनेंसिंग पे बहुत फोकस रहता है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि 0% लोन दे दो या मिनिमम परसेंटेज पे लोन दे दो, उसका जो कूलिंग ऑफ का उसका पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा काफी ज्यादा कर दिया जाए, ताकि अगर इनिशियली उतनी सक्सेस नहीं भी मिल रही है तो आदमी को उतना लोड ना आए जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रंट्स पे जो है वो काम किया जा रहा है, ताकि फाइनेंस बाधा ना बने, बड़ी एक्सेस टू फाइनेंस इंश्योर किया जा सके, फाइनेंस तक एक्सेस को इंश्योर किया जाए, और बहुत ज्यादा समस्या इसकी वजह से ना आए। इसके लिए 0% लोन से लेकर के, कम परसेंट पे लोन से लेकर के, समय अवधि, लोन चुकाने की अवधि बढ़ाने से लेकर के, बहुत तमाम तरह की चीजें, सब्सिडी वगैरह, सब्सिडी की चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें इसमें आ रही है, तो वो सभी इसके थ्रू आता है। और फिर है फोस्टर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रास रूट इनोवेशन। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सामाजिक उद्यमिता से है, ग्रास रूट लेवल पे अलग अलग सेक्शंस को इसके साथ जोड़ा जाए और एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क इसके लिए बने। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। इन 9 पॉइंट्स के अंदर जो है काम किया जाएगा, जब भी एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के कोई भी योजना, कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम, कोई स्कीम, कोई पॉलिसी, कोई कोई भी काम किया जाएगा, कोई भी निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, कार्यक्रम चलाया जाए, प्रोग्राम चलाया जाए, इन चीजों पर ध्यान रखते हुए ही बनाया जाएगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हमारे देश में हमको डेवलप करना है, उसका एक माहौल बनाना है और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, तो इन 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तभी एक होलिस्टिक तरीके से, होलसम तरीके से, टोटलिटी में देश में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो पाएगा। अन्यथा सब लोग नौकरी मांगा करेगा तो कैसे काम चलेगा यार, नौकरी देगा कौन, फिर हर आदमी नौकरी मांगेगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर के पॉलिसी फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया। अब आते हैं गवर्नेंस और बजटिंग, फाइनेंसिंग, ये दो टॉपिक्स पे। इसको गवर्नेंस कौन करेगा और पैसा कहां से आएगा, पहले पैसे वाली बात कर लेते हैं, फाइनेंसिंग। इतने बड़े भागीरथ प्रयास के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है पैसे की। कैपेसिटी की हमने स्किल डेवलपमेंट में बात की, उसके बाद हमने बात की क्वालिटी की, ग्लोबल पार्टनरशिप की, इंक्लूसिविटी की, फाइनेंस, एक्सेस टू फाइनेंस की, कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप में अगर कोई आदमी है तो फाइनेंस उसको दिया जाए 0% पे। लेकिन इतने बड़े भागीरथ प्रयास के लिए कितने बड़े लेवल पे पैसा चाहिए, तो बजट और पैसा जो है, फाइनेंस जो है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पैसा तो खैर सरकारों के पास रहता ही है, उसके लिए अलग से कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ अलग से इसमें बात, इस पॉलिसी में भी पैसे को लेकर के कुछ अलग से बात की गई है कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा और कौन इसके लिए करेगा, कौन जिम्मेदार होगा। तो सरकार ने, वैसे तो सरकार के पास जो पैसा आता है, उसके जो इनकम होती है टैक्स से या अलग अलग इनकम है, आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, उसकी आय के क्या क्या स्रोत है। तो विभिन्न स्रोतों से तो पैसा सरकार के पास आता ही है, पर अगर और कुछ एडिशनल किया जा सके कि भाई और कहीं से पैसा हम जुटा लें और उस पैसे का प्रयोग केवल और केवल स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग करें, तो वो एडिशनल चीजें इसमें दी गई है। वैसे तो जो पैसा आता है सरकार के पास उसका यूज वो करेगी ही, लेकिन और एक्स्ट्रा अगर कुछ पैसा जुगाड़ा जा सके
और उस पैसे का प्रयोग केवल और केवल इन्हीं फील्ड्स में किया जाए, तो इसके लिए भी कुछ बात इसमें की गई है। जैसे एक सीएसआर का आपने नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर हमारे एक कंपनी एक्ट बना हुआ है, 2013 का एक्ट है, कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट जिसको बोलते हैं, 2013। उसमें सीएसआर की व्यवस्था की गई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो उसमें कहा गया है कि जो कंपनी लॉ के तहत या कंपनी एक्ट के तहत जो सीएसआर डाला जाता है कंपनियों में, उसमें ये किया जाना चाहिए कि कम से कम 25%, 25% जो सीएसआर का होगा वो स्किल डेवलपमेंट के पर ही खर्च किया जाएगा। ये व्यवस्था करने की बात इसमें की गई थी। सीएसआर का मतलब होता है कि जो कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं, उनको एक निश्चित अनुपात अपनी कमाई का या अपने टैक्स का सरकार को देना पड़ता है, और उसका प्रयोग फिर जन कल्याण की, पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसीज में किया जाता है। ठीक है ना? तो सीएसआर के तहत ये व्यवस्था की गई है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको एक खास प्रतिशत उनकी कमाई का, जो उनकी इनकम हो रही है, उस इनकम का एक एक हिस्सा, एक विशेष हिस्सा जन कल्याण के कार्यों में खर्च करना चाहिए, ये करना पड़ेगा, ये व्यवस्था है। तो इसमें कहा गया है कि जो सीएसआर का पैसा आएगा, उसका कम से कम 25%, मिनिमम 25% जो है वो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पे डायरेक्टली खर्च होना चाहिए एनएसडीएफ के द्वारा। एनएसडीएफ एक संस्था है जो बनाई जाएगी सरकार के द्वारा, जो बन भी गई है, मतलब इसमें कहा गया था बनाई जाएगी, जो कि बन भी गई है, तो उस पर चर्चा इसमें की गई है। इसमें कहा गया है कि एक फंड बनाया जाएगा, जो कि बना दिया गया है, जिसको बोलेंगे एनएसडीएफ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। ये जो फंड है, इसमें जो भी पैसा रहेगा, ये काय के लिए खर्च होगा, केवल और केवल स्किल डेवलपमेंट पे खर्च होगा। तो एक फंड बनाया गया इस पॉलिसी के थ्रू। उस फंड का नाम क्या है? एनएसडीएफ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। क्या व्यवस्था की गई है इसमें? ये व्यवस्था की गई है कि इसमें पैसा जो आएगा, वो पैसा काय के लिए खर्च होगा? स्किल डेवलपमेंट के लिए होगा। ठीक है ना? और विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंकरेजिंग स्किल डेवलपमेंट इन द कंट्री। ये एक पब्लिक ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, और गवर्नमेंट इंडिया जो है एक पब्लिक ट्रस्ट को इसका कस्टोडियन बना देगी, संरक्षक बना देगी। ठीक है? और ये इसमें जो भी डोनेशन आएंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, जो कैश में आएगा, किसी भी तरह से इसमें जो पैसा आएगा, वो केवल और केवल कहीं पे खर्च होगा? स्किल डेवलपमेंट पे खर्च होगा। और बाकायदा एक कस्टोडियन इसका नियुक्त किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, और वो देखेगा कि भाई पैसा आए, और पैसा बराबर आए, और वो पैसा स्किल डेवलपमेंट में ही खर्च हो, और किसी काम में खर्च ना हो। तो एक कस्टोडियन रहेगा जो ये चीजें मैनेज करेगा, जो कि है भी, अब इसको बना दिया गया है, और इसमें जो पैसा आता है वो इसी पे खर्च होता है। अब इसमें फंड कहाँ से आएगा? तो डोनेशंस के माध्यम से आ सकता है, कंट्रीब्यूशन कोई देना चाहे फंड के माध्यम से आ सकता है। जो सीएसआर में जो पैसा बोला गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो पैसा आएगा, उसका कम से कम 25% किसमें भेज दिया जाएगा? एनएसडीएफ में भेज दिया जाएगा, ताकि उस पैसे का प्रयोग जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जा सके। ठीक है ना? उसके अलावा बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, संस्थाओं को, बॉडीज को स्किल इंडिया और इन सभी मिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाएगा कि भाई वो पैसा दे तो इससे काम चल जाए। एनजीओ इसके लिए योगदान दे सकते हैं, कंपनियां दे सकती है, एजेंसीज दे सकती है, फाउंडेशंस दे सकते हैं। ये सभी लोग जो है इसमें योगदान दे सकते हैं पैसे के उसके लिए, व्यवस्था के लिए। तो ये व्यवस्था इसके फाइनेंस में की गई है। ठीक है ना? बाकी गवर्नेंस का जो सिस्टम है, गवर्नेंस की अगर हम बात करें, तो गवर्नेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कहा गया कि इसके लिए एक अलग ही मिनिस्ट्री बनना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन मिनिस्ट्री को अगर काम दे दिया जाता है, तो वो इतने अच्छे से नहीं कर पाती। तो क्यों ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत बड़े स्तर पे इसको टेकल करना है। आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की है, और उसी के लिए अलग मिनिस्ट्री नहीं है तो कैसे काम चलेगा? क्यों ना स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग ही मिनिस्ट्री बनाई जाए, जो डेडिकेटेड तरीके से इसी दिशा में काम करे, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। वो और कोई काम न करे, उसका काम यही हो कि स्किल्ड लेवल तैयार करना, ट्रेंड लेबर तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना, और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए काम करना। तो एक सेपरेट मिनिस्ट्री ही बनाई गई 2015 में, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। शायद ही दुनिया में बहुत ज्यादा देश हो जहां पर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग मंत्रालय गठित किया गया है, जो कि हमारे देश में बनाया गया 2015 में, इसी पॉलिसी के तहत बनाया गया।
ठीक है। और ये स्किल इंडिया के मिशन को लेकर के चलेगी ये मिनिस्ट्री, और इस मिनिस्ट्री में ये मेन फोकस ये रहेगा कि कैसे जो है ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाए और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है स्किल्ड लेबर, ट्रेन्ड लेबर तैयार करना और फिर एंटरप्रेन्योरशिप को भी डेवलप करना। तो ये पूरे तरीके से उसी पे काम करने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना, स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क तैयार करना। वो जो फ्रेमवर्क इसमें दिया हुआ है, इस पॉलिसी में जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के जो 11 और 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको कैसे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो चुनौतियां आएंगी उनको दूर करना, और ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिकली उनको इंप्लीमेंट करना, है ना। डिमांड और सप्लाई में जो गैप है उस गैप को चिन्हित करना, उस गैप को ध्यान में रखते हुए एड्रेस करते हुए स्किलिंग करना, ट्रेनिंग करना। तो जो तमाम समस्याएं और उनको निपटाने के लिए जो सॉल्यूशन होंगे, उनमें की रोल कौन प्ले करेगा, ये मिनिस्ट्री प्ले करेगी। तो गवर्नेंस के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री गठित की गई, और फाइनेंसिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए, और एक अलग फंड बना दिया गया जिस फंड का प्रयोग, उसमें आने वाले पैसे का प्रयोग इसी दिशा में, इसी कार्य में किया जाएगा, और उसमें पैसा लाने के भी विभिन्न उपायों पर चर्चा कर दी। तो ये पूरा का पूरा एक पॉलिसी है जो हमने देख लिया। इससे मान के क्या चलो 100% श्योर है कि इससे एक या दो प्रश्न आएंगे। ये मान के चलो कि अगर आपने पॉलिसी ठीक से पढ़ ली तो दो प्रश्न आपके सही हो गए, क्योंकि दो प्रश्न मिनिमम इससे छपे हुए एग्जाम में आना ही है। इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में एक एक बिंदु पर अच्छे से चर्चा करते हुए आपको पढ़ा दिया है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप पुराना पेपर उठा के देख लो, 40 के 40 प्रश्न, एक भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो क्लास के बाहर आ गया हो तो आप बता सकते। वर्बेटिम क्वेश्चन जो पढ़ाया है वैसा का वैसा छपा हुआ है, तो इससे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं, आपको इतना ही इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये बहुत ही एक की और क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आने वाली सभी योजनाएं, स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स इसी पे आधारित है, इसी को ध्यान में रखते हुए बने हैं। चाहे फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो, चाहे फिर वो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हो। तो ये योजना यहाँ पर, ये सॉरी योजना बोल रहा हूँ, ये पॉलिसी जो है 2015 की नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर खत्म हो गई, और ये टॉपिक भी इसके साथ खत्म हो गया, और ये क्लास भी इसके साथ खत्म हो गई। अब जब नई क्लास में हम मिलेंगे अगले सेशन में, तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, और अब अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।